डॉक्टर हाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे और सारी सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो क्रैकडाउन के से पहले के असरात थे इस वक्त मईशत के ऊपर, या फिर हमारी ओवरऑल सूरत हाल जो ख़राब हो रही थी उसके ऊपर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। गुड टू जॉइन योर शो जी। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जिस तरह से 5 दिन लगातार तमाम दाखिली खारजी रास्ते तमाम शहरों के बंद रहे, उससे जो अशियाए ज़रूरियात थी उनकी भी बड़ी किल्लत हुई, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत हो गई, इंटरनेट की भी बंदिश हुई और हमने देखा कि स्टॉक मार्केट फिर जो कि बुलंदियों पे जा रही थी, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे थे, फिर क्रैश कर गई अचानक। कितना डैमेज है ये मुल्क के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा तो जब भी हम पॉलिटिकल मामलात को पॉलिटिकल लेवल पर हल नहीं करते तो एक रेप्यूटेशनल डैमेज होता है किसी भी मुल्क के लिए। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज कि जितनी सर्टनिटी बिजनेस में आएगी उतनी ही सर्टनिटी से मुल्क में लोग इन्वेस्ट भी करेंगे और जो हमारे इतने फंडामेंटल मसाइल पाकिस्तान ने हल करने हैं हम उनको हल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। फंड का प्रोग्राम यानी कि IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और एक सर्टेनिटी ऐसी होगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें, चाहे वो बेलारूस से इन्वेस्टर्स हों, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों। और अभी भी याद रखिए कि IMF की वजह से एक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है जो मुल्क में चल रहा है, जिसका मतलब है कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमायां कमी आई है, जिसका मतलब है कि जो बैरूनी खसारा है वो कुछ संभला है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के टैक्सेस को बढ़ाकर और कुछ पॉलिसी मेजर्स एनफोर्समेंट लेकर नई एवेन्यूज देखकर एक थोड़ा सा मालियाती खसारा संभला है। पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आपके जो फंडामेंटल इश्यूज हैं एनर्जी सेक्टर के, पाकिस्तान की ग्रोथ के, पाकिस्तान की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के, ये अपनी जगह मौजूद हैं। अभी भी एक एग्जिडस है पाकिस्तान से, जो लोग बाहर जा रहे हैं, इसीलिए रेमिटेंसेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये है एक ओवरऑल तनाजुल जिसमें मुल्क है। इसमें जितनी सर्टेनिटी क्रिएट करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप्स बैठ के करें, एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन किस तरह से किया जाए डॉक्टर साहब? हम देखते हैं कि कई कई महीने, कई कई हफ्ते, कई कई साल लग जाते हैं मार्केट को स्टेबल होने में, लोगों का, इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होने में, लेकिन यूं चंद घंटों के अंदर जब इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है और ख़ासतौर पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अहम शख्सियात की आमद हो या मुख्तलिफ किसी अहम समिट्स का या इवेंट का इनकाद हो, तो ये इस तरह के एहतजाज सामने आते हैं। तो ये लोग जो क्लेम ये करते हैं कि मुल्क के खैर खा हैं, क्या वाकई ये दोस्ती निभा रहे हैं या दुश्मनी? देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस को तो पॉलिटिकली ही हल होना है, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। एडमिनिस्ट्रेटिवली चाहे मैं अपने हाथ में लूं और आप आगे से रिएक्ट करें, ये चीज़ तो है ही मतलब अनकॉल्ड फॉर नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि रेप्यूटेशनल लॉस टू अ कंट्री इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियल लॉस तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे इससे कि हमारा जो अथॉरिटीज कह रही हैं जी 190 अरब का है, उसमें तो खैर बहुत सी आप चीजें देख सकते हैं कि कितनी चीजें बंद हुई, वाकई क्या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद हुई, क्या कारखाने बंद हुए, क्या लॉजिस्टिक्स डिस्टर्ब हुए, तो दैट कैन ऑलवेज बी कम अक्रॉस। पर फिर दिहाड़ीदार मजदूर था वो बहुत मुतासिर हुआ, क्योंकि 5 दिन अगर आपको एक जगह पर महसूर कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो फिर आप समझते हैं कि जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसके घर का तो चूल्हा भी नहीं चला होगा। और इस एहतजाज के बायस इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल हुई पड़ी है, मतलब ठीक है अब एहतजाज खत्म हो गया, वो भी क्रैकडाउन करना पड़ा गवर्नमेंट को, उसके बाद एहतजाज जो है वो खत्म हुआ, और एहतजाज जितने दिनों चला है उस सबका लॉस किस तरह से पूरा किया जा सकता है? क्योंकि कारोबार सारे बंद हो गए, जो दिहाड़ीदार मजदूर थे वो घरों में बैठ गए, उनके चूल्हे बंद हो गए। हमने देखा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत थी वो ख़त्म होकर रह गई, उनकी शदीद किल्लत हो गई, और अगर कहीं पर मौजूद थी तो महंगे दामों मौजूद थी, शायद ज़रूरियाँ भी महंगी हो गई थी क्योंकि किसी के पास मौजूद ही नहीं थी, और जिनके पास थी वो महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे थे। कितना बड़ा लॉस है और किस तरह से हम इससे संभलेंगे? देखिए, पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में इससे संभालने का तो एक ही रास्ता है कि ये बिलीव करें कि जो आपके फंडामेंटल मसाइल हैं, चाहे वो माशी सतह पर हों, चाहे वो सोशल सतह पर हों, जिसका मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ, स्कूल चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, स्टंटिंग, चाहे वो तीसरी पॉलिटिकल सतह पर हो, चाहे वो लीगल सतह पर हो, इनको हर सतह पर हल होना है। आपको दिखाई देना है लोगों को कि ये चारों चीजें जैसे मैंने आपके सामने रखी
कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और फिर ग्रोथ का प्रोसेस है, सोशल सेक्टर में बेहतरी दिखाई दे रही है, पॉलिटिकली हम मसाइल को हल कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, और जो लीगल मसाइल हैं उनको लीगली हल किया जा रहा है, और वो प्रोसेस भी इंटैक्ट है। ये हैं वो चार, जिसे कहेंगे आप, इंस्टीट्यूशंस जो एक इमारत को खड़ा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब हम ये रियलाइज करेंगे कि पाकिस्तान को अगर आपने फंडामेंटली आगे लेकर चलना है और ये रोज रोज की अनसर्टेनिटी और अप्स एंड डाउन से निकालना है, और इस साइकिल ऑफ जिसे कहेंगे डिसरप्शन से निकलना है, तो आपको ये चारों जो जोज हैं इनको ठीक करना पड़ेगा। स्टेट को भी अपना काम, अथॉरिटीज को भी अपना काम करना पड़ेगा, ऑपोजिशन को भी, और फिर जो बिजनेस क्राउड है उसको भी अपना काम इसी तरह करना पड़ेगा कि वो बाहर की दुनिया में इन्वेस्ट ना कर रहा हो बल्कि पाकिस्तान में खुद इन्वेस्ट कर रहा हो। और आखिर में ये जरूर कहूंगा कि इट्स अ गुड साइन कि जो हमारी इर्द गिर्द के ममालिक हैं, बेलारूस का एक वफ्द आया। मैं ये इसलिए कहता हूं कि ट्रेड जो कि अपने ममालिक जो इर्द गिर्द हों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये भी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक जुज है, जिसका मतलब है कि आप ट्रेड करते हैं जैसे आसियान ममालिक ने अपने इर्द गिर्द ट्रेड किया। ये एक तकवीयत देता है आपकी परमानेंस की, कि आप निकलते हैं पाकिस्तान में जो चीजें बेच सकते हैं, जो बेलारूस बेच सकता है। और बहुत ही अच्छा, मैंने देखा है कि जिस तरह आपने तज़किरा किया बेलारूस के वफ्द की आमद का, 44 से ज़्यादा उसमें कारोबारी शख्सियात भी थी, तो किन किन शोबों में शराकतदारी बेहतर बनाई जा सकती है, ताउन मजीद बेहतर हो सकता है? देखिए, ट्रेडिशनली तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एंड डिफेंस जो हैं वो मेन फोर्टे रहे हैं, ट्रैक्टर्स वहां से आते हैं। अब इसको बढ़ाएं, ज़रूर बढ़ाया जा सकता है। अब जो नए सेक्टर्स हैं जिनमें बातचीत हुई कि एजुकेशनल सेक्टर में आगे चलेंगे, डेटा जो हमने एक दूसरे से एक्सचेंज करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो दीज आर ऑल द सेक्टर्स। बट मैं फिर कहता हूँ कि MOUs मैं पिछले 20 साल से अगर इकट्ठे करूँ और एक रिसर्च करूँ, जो कि किसी को करनी चाहिए पाकिस्तान में, कि कितने हजार MOUs हुए हैं और कितने उनमें से पाए तकमील तक पहुंचे और वो फ्रेमवर्क्स बने। सो इन दी एंड अब बात MOUs से आगे इस तरह चली गई है कि SIFC एक अदारा बन गया है, एक BOI अदारा है। इन दोनों का ये काम है कि अब इन MOUs को अमली जामा पहनाएं। यादाश्तों पर दस्तखत होते हैं, MOU साइन होती हैं, लेकिन उसके बाद अमल दरामद तक नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह क्या बनती है? क्योंकि हम देखते हैं हमारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, बट उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये पूरी नहीं हो पाती हैं। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो पाकिस्तान में ये है कि जो कैपेबिलिटी और एबिलिटी इन अदारों में चाहिए, जो कि इनको ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू रियल, जिसे कहेंगे बेनिफिट्स फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो शायद हम कर नहीं पाते हैं। और वो जैसे कहते हैं ना, इट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन के MOU से फ्रेमवर्क, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, सो इट्स काइंड ऑफ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम दैट प्लेस। बट आई रियली थिंक कि SIFC जो है वो शायद अब इस चीज को अमल दरामद को यकीनी बनाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाखान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे।